कहता है एनी पर्सन मे बी प्रोड्यूस्ड, any person may be produced to may be someone to produce a document without being someone to give evidence, ठीक है, to produce document। अब ये डॉक्यूमेंट कौन पे करेगा, प्रूफ लेके आएगा, लाइक अक्सर हम हल्का पटवारी को कह देते हैं, हल्का पटवारी, या आगे आपका, या फिर आपका सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, ठीक हो गया। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, इनको कह सकते हैं कि जी आप निकाल ले आए, या आपका सेक्रेटरी 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 सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, या आपका कोई निकाह वगैरह है या कोई इंतकाल वगैरह, ये आप क्या लेगा, ठीक है, या म्यूटेशन, म्यूटेशन, ठीक है, या ये बंदा क्या लेगा, ये आपका कोई डिस्प्यूट है, आपका डिस्प्यूट एज टू निकाह, ठीक है, निकाह, या वो आपका कोई कैंसलेशन ऑफ म्यूटेशन है, कैंसलेशन ऑफ म्यूटेशन, कैंसलेशन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। ये बंदे को कहा सकता है कि जी आप जाएं और वो कंसर्ट डॉक्यूमेंट ले आएं, ठीक है, कंसर्न मतलब निकाह वो ले आए कि हम देखेंगे कोर्ट के क्या वाकई वो ऐसा कोई वो ओरिजिनल क्या था, जेन्युइन क्या था, ये कोर्ट कंपेयर वगैरह भी कर सकती है, ठीक है, विद आउट बीइंग समवन टू गिव एविडेंस, उनको उनकी एविडेंस तो नहीं ली जाएगी के, लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। एंड एनी पर्सन मेयरली एंड एनी पर्सन मेयरली समवन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पर्सन जिसको, जो कि आपका समवन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट शैल बी डीम टू बी कंप्लाइड विद एविडेंस, उसको समझा जाएगा कि एविडेंस है। इफ ही काज सच समन, if he causes such document produced instead of attending personally or to produce the same, ठीक है, कि अगर उसको विटनेस को बुलाया गया कि जी आप एक डॉक्यूमेंट दें, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इन पर्सन आके वो डॉक्यूमेंट दे, ठीक है, इन पर्सन आके डॉक्यूमेंट देंगे नहीं, वो किसी उसके थ्रू भी भेज सकता है, मतलब एजेंट के थ्रू भेज सकता है, वो मतलब डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पर्सन को इन पर्सन आके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका जो यहाँ पे है इसका समन टू प्रोड्यूस विटनेस, इसका सेक्शन 134 है आपका, क्यूएस होगा, ठीक है, वो कहता है कि जी एक पर्सन अगर डॉक्यूमेंट पेश करने आता है, ठीक है, तो उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा, उस पर क्रॉस नहीं किया जाएगा जब तक उसको आप एज ए विटनेस ना बुलाएं, जब तक आप उसको एज ए विटनेस ना बनाए, ठीक हो गया। ये है, आप किसी मतलब जैसे आपका हल्का पटवारी या आपका यूनियन काउंसिल वगैरह के सेक्रेटरी को आप बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट लेके आए, तो वो डॉक्यूमेंट हल्का पटवारी खुद भी लेके आ सकता है या किसी पर्सन के थ्रू भेज सकता है, इसी तरह सेक्रेटरी खुद भी भेज सकता है, किसी पर्सन के थ्रू भी भेज सकता है। अब सेक्रेटरी नहीं आते, वो किसी पर्सन के थ्रू भेज देते हैं, कोर्ट कहते हैं हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, सफिशिएंट। आ गया जी आर्टिकल 16 रूल 7, पावर टू रिक्वायर्ड पर्सन टू प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, जो कोर्ट पर्सन कोर्ट में होता है, कोर्ट उससे भी कह सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट पेश करें, या आप ये इस पे इस मतलब इशू पे आप एविडेंस दें,
any person present in court may be required by the court to produce to give evidence or to produce document। अब ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट में मौजूद है, ठीक है, एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, जो पर्सन प्रेजेंट है आपका कोर्ट में, ठीक है, एनी पर्सन जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है, उसको कोर्ट कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट दें अदर देन दी टू acquired by court to them and there is in possession or power। किसी पर कोई एक पार्टी कोर्ट में खड़ी है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि उसके पोजेशन या उसके पावर में है, तो कोर्ट उसको कह सकती है कि जी आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, कोर्ट की पावर है। इसी तरह आपका सेक्शन 161 है कि आपका 161 QSO वो पावर देता है आपका उसको कोर्ट को कि किसी भी पार्टी के किसी भी विटनेस से कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रेलिवेंट है इरेलीवेंट है, किसी भी स्टेज पे वो क्वेश्चन पूछ सकती है। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकती है, चाहे वो रेलिवेंट है या नहीं है, लेकिन कोर्ट वो चीजें नहीं पूछेगी। एक्सेप्शन है जो आपकी 414 में आती हैं, मतलब उसकी 414 जनरल वो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा सकती, वरना सारे डॉक्यूमेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी उससे ले सकती है। आगे कहता है जी सम पार्टी जो विटनेस देने एविडेंस देने आएगा विटनेस, उसको उसकी सर्विस भी देखी जाएगी कि क्या उसको सर्विस मिली थी, नहीं मिली, मिली है तो आया है, नहीं आया वो देखा जाएगा। कहता है एक्सेप्ट where it is appear to the court that someone under this order should be served in court by the should be served by the court। समन जो है कोर्ट की तरफ से होना चाहिए, समन कोर्ट की तरफ से होना चाहिए। समन क्या है, कोर्ट की तरफ से होना चाहिए। द सेम मैनर as someone to defendant the court shall make over the service officer or someone to be made under this order to the party applying therefore। ठीक है, अब ये कौन सी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके कोर्ट विटनेस की, ठीक है, किसकी, कोर्ट विटनेस, जो आप कोर्ट विटनेस को बुलाते हैं, ठीक है, जिसको हम CW कहते हैं, किसको हम CW कहा जाता है, कोर्ट विटनेस। कोर्ट विटनेस आप बुलाएंगे, ठीक है, तो आप उस पर्सन को नोटिस करेगी कौन पार्टी जो बुलवा रही है। सपोज के प्लेंटिफ कहता है कि अलका पटवारी को CW बुलाएं, तो वो पर्सन प्लेंटिफ है उसको समन करेगा। इसी तरह डिफेंडेंट कहता है कि जी आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएं, मेरे तो कोई साइन ही नहीं है, तो वो आपका कोर्ट के थ्रू बुलवाएगा। ठीक है, पहले तो एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि जी ये इन इन विटनेसेस को बुलाएं, अगर वो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो समन भी वही करेगा। आगे कहता है दी सर्विस शैल बी इफेक्टेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय the service shall be effected by or on behalf of such party by delivering or tendering to the person in witness in person a copy thereof signed by the judge or such witness in person in copy signed by judge and such officer in this behalf and sealed and stamped by the court। अब जो समन जाएगा विटनेस को, ठीक है, उसका एक तो मतलब भेजा जाएगा आपका विटनेस कॉपी ऑफ देयर ऑफ, मतलब एक समन भेजा जाएगा, समन पे जज साहब के साइन होंगे और उसकी स्टैम्प भी होगी, ठीक है, उस पे जज साहब के साइन होंगे और स्टैम्प भी होगी, और उस पे स्टैम्प जज की सील भी होगी, मतलब स्टैम्प भी होगी। ठीक है, जो भी समन जाता है तो उस पे जज के साइन, ये देखें अब ये सील है,
ये सील है, ये कोर्ट की सील है, मुहर है कि जी सिविल जज लाहौर। और ये स्टैंप है इसकी, कि ये स्टैंप है कि मलिक मोहम्मद आसिफ सिविल जज क्लास, सिविल जज फर्स्ट क्लास, ठीक है, लाहौर। ये स्टैंप और जज के साइन भी होंगे आपके हर नोटिस पे, जो के समन पे, जो के विटनेस को बुलाने के लिए भेजे जाएंगे। आगे कहता है जी आपका रूल 3। रूल 3 रूल्स, ये हम कोर्ट विटनेस बुला रहे हैं, ठीक है, किसको? कोर्ट विटनेस, CW। अब एक होती है प्लेंटिफ के विटनेस, एक होता है डिफेंडेंट के विटनेस। वो अपनी अपनी लिस्ट देते हैं, अपने अपने लिस्ट को खुद भी बुला सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी बुला सकते हैं। उसके अलावा जो विटनेस की लिस्ट प्लेंटिफ में, जो विटनेस की लिस्ट में नहीं है, ठीक है, और जो लिस्ट विटनेस की डिफेंडेंट में नहीं है, मतलब वो बुला लिए हैं, उसके बाद कोई और कोर्ट के थ्रू बुलाते हैं, ठीक है, तो आप वो एप्लीकेशन देंगे, ये 16/7 की, तो वो बुला सकते हैं। अब उनको समन जो है वो पार्टी करेगी जो बुला, मतलब उसको बुला रही है। इसी तरह इसका अगर आप कोर्ट विटनेस का पीछे करें तो वो डिफरेंट है, 540 भी है आपका CRPC का, ठीक है, 540 भी है आपका CRPC का। और इसी तरह अगर हम ट्रायल में देखें, मजिस्ट्रियल ट्रायल, तो उसमें 243 है, 243 है। मजिस्ट्रियल ट्रायल में भी आपको 244 है, 244 में आपका मजिस्ट्रेट को भी कोई पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कि जी फलां पर्सन को बुला लें। इसी तरह आपका F में है मेरा ख्याल है 265 F, उसमें भी है कि पार्टी कोई विटनेस को बुलाना चाहे तो बुला सकती है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका दी सर्विस टू फैक्टर, वो जज को साइन होंगे। आगे कहता है जब इस पर्सन को बुलाया जाएगा, द रूल 16 एंड 18 ऑफ आर्डर 5। रूल 16 एंड 18, रूल 16 कहता है कि जी वो उसके इंडोर्समेंट कराई जाएगी, साइन कराए जाएंगे, उसके साइन कराए जाएंगे आपके जिस पर्सन को विटनेस दे देंगे, इसको कहते हैं कि पर्सनली सर्व करना, ठीक है। और 18 में जब वो पर्सन जो साइन करवा के आता है उसकी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। शैल अप्लाई टू समवन पर्सनली सर्वर अंडर दिस रूल थ्रू द पर्सन इफेक्टिव सर्विस वर आ सर्विंग ऑफिसर, ठीक है, सर्विस वर आ सर्विंग ऑफिसर, कि वो जब वो ऐसे समन करवाएंगे तो उससे वो इंडोर्समेंट उसके साइन लेके आएंगे, मतलब जिस भी समन पर्सन को जाके वो समन दे रहे हैं उस पे उसके साइन करवा के आएंगे, ठीक है, उसके साइन करवा के आएंगे। और बाद में कोर्ट उस पर्सन को जिसने साइन करवाए हैं, जो उसने तमील करवाई है, उसको कोर्ट बुला भी सकती है। आगे कहता है सर्विस ऑफ समन भाई, ये यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी वन एनी क्वेश्चन। कहते हैं service of summon by court. Every summon under this order, not being summon made over to the party for service under Rule 7A. This order shall be served nearly as may be in the same manner as summon to defendant, and rules under 7 order 5 as to prove of service shall apply thereto. ठीक है, कि वो कोर्ट की तरफ से भी बुलाएंगे तो वो आपका जो ऑर्डर 5 है समन का, वो अप्लाई किया जाएगा, कि उसको नोटिस किए जाएंगे। फिर उसके बाद उसके अगर मतलब ऑर्डर 5 का रूल 12 क्या कहता है, पर्सनली सर्व किया जाएगा। 13 कहता है कि उसके आप एजेंट को दे सकते हैं। 14 कहता है कि जो उसका कोई लैंड का कोई मैनेजर है उसको दे सकते हैं। 15 कहा जाता है कि जो उसको ऑर्डर 5 रूल 15 कि उसकी किसी घर के फीमेल अडल्ट मेंबर को दिया जा सकता है। इसी तरह ये नहीं होता तो उसकी चस्पांदगी की जाएगी।
फिक्सेशन की जाएगी रूल आर्टिकल 5 रूल 17 के तहत। उसके बाद भी नहीं आता तो फिर कोर्ट अल्टरनेट मोड इस्तेमाल करेगी प्रोसेस का। वो आर्टिकल 5 रूल 20 में है कि जी या चस्पंदगी कराएगी या फिर उसको अखबार कराएगी या ड्रम बीट किया जाएगा या फिर उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐड दिया जाएगा। ये सारा है। ठीक है, तो वो कहता है कि जी इस आर्टिकल 5 को अप्लाई किया जाएगा। आगे कहता है टाइम फॉर सर्विंग ऑफ समन के सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। सफिशिएंट टाइम के आप कम अज कम सफिशिएंट टाइम का वो बताते हैं कि जी 7 दिन कम अज कम पहले। ये नहीं है कि जी आपका फिक्स हुआ है कल के लिए। ठीक है, सूट फिक्स हुआ है किसके लिए, एविडेंस के लिए कब है आपका सूट फिक्स और एविडेंस ऑन 1/1/2015। ठीक है, अब समन कब किए गए, समन किए गए आपके समन टू विटनेस कब हुए हैं? ये आप कर रहे हैं, आप सपोज के ये सपोज के फिक्स 30 के लिए है और उसको आप समन कर रहे हैं 2 दिन पहले। समन कब जा रहे हैं 28/1/2015। तो ये सफिशिएंट टाइम नहीं है। ठीक है, नॉट सफिशिएंट टाइम, नॉट सफिशिएंट टाइम। ठीक है, अगर यही भेजे जाएं आप सफिशिएंट टाइम। ठीक है, अगर आप ये अगर आप समन करते हैं ये इसको 15 दिन पहले, या ये आप समन कर लेते हैं इसको सपोज के 30 के लिए फिक्स्ड है तो आप उसको समन करें सपोज के 15 को। ठीक है, तो ये क्या है, ये सफिशिएंट टाइम है, ये आपका सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, कि कम से कम आप या इसको 20 कर लें कि 10 दिन पहले या 7 दिन पहले लाजमी पढ़ें। ठीक है, सफिशिएंट टाइम मतलब आपका 10 डेज। हम इसको कह लेंगे जी 7 डेज और मोर। ठीक है, 7 डेज और मोर। ठीक है, 7 डेज और मोर, इससे पहले ये आपका सफिशिएंट टाइम होगा, ये आपका सफिशिएंट टाइम होगा। ठीक होगा जी। आपका आगे कहता है प्रोसीजर वे फेल टू कंप्लाई विद समन। अगर प्लेंटिफ नहीं आता, वो विटनेस नहीं आता, ये पेनल काज है उसके लिए। अगर उसको सर्विस हो गई, नहीं आता तो उसको मतलब उसके खिलाफ अखबार किया जाएगा, उसका फिक्सेशन की जाएगी, उसको फाइन किया जाएगा और इश्तिहारी भी किया जा सकता है, अब्सकॉन्डर भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे कहता है जी आपका वेयर दी कहता है where the person to whom a summon has been issued either to give evidence or either to attend or to give evidence, कि वो दोनों मतलब एविडेंस दे या डॉक्यूमेंट देने के लिए उसको समन इशू किए गए। ठीक है, आर फेल टू अटेंड विटनेस, फेल टू अटेंड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी ये एक थोड़ी एम्बिग्यूटी डाल रहा है। अब वो भी ऐसे यहाँ पे वो कह रहा है कि जी समन इशू है, ये नहीं बता रहा कि समन सर्व हुआ है। ठीक है, ये आपकी एम्बिग्यूटी है कि जी इशू हो जाना सफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पे आना था कि वो सर्व हो। ठीक है, यहाँ पे आना था कि वो अगर सर्व हो गए फिर। ठीक है,
अब एनी इशू सर चले आगे कहते हैं वो समन हो गए, इशू हो गए, और वो बंदा जिसको बुलाया गया है वो कोर्ट में नहीं आता, वो फेल टू अटेंड, वो कोर्ट में नहीं आता है, या आपका एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता इन कंप्लायंस ऑफ सच समन, उस समन में, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कोर्ट shall if certificate of serving officer has not been verified, service officer not be verified by affidavit, if he has so verified, examine the serving officer on oath to cause him to be examined by another court touching the service or non-service of summon, सर्विस और नॉन सर्विस ऑफ समन। अब देखें कि जी इशू फ्रेम हुए, आपका कोर्ट ने समन भेजे, इशू कर दिए, अब क्या है कि जी एविडेंस जो है वो आपका, वो बंदा एविडेंस के देने के लिए नहीं आता, तो कोर्ट क्या करेगी? जो बंदा जाता है, ये आपका सर्विंग ऑफिसर कौन है? इसको कहते हैं पयादे या तामील कुनंदा, ठीक है, पाया से सर्वर ता तमील कुनंदा, कुनंदा, ठीक है, उर्दू में कुनंदा, तमिल कुनंदा, जो आपका जाके नोटिस घर दे के आते हैं, उस पर्सन को घर नोटिस दे के आते हैं। अगर वो कोर्ट क्या करेगी? उनकी सर्टिफिकेट देखेगी कि जी ऑन ओथ, ठीक है, मतलब पीछे हमने पढ़ा है आर्डर आर्डर 5 में, ठीक है, अब ढूंढना पड़ेगा आर्डर 5 जो है, आर्डर 5 रूल आपका, आर्डर 5 रूल हैज, मेरा ख्याल है आर्डर 5 रूल है आपका 18, ठीक है, उसमें वो जो पर्सन सर्व करवा के आता है उसको बुलाया जाता है कि जी उसका बयान लिया जाता है कि जी क्या आपने सर्विस कराई है या नहीं, उसकी एफिडेविट ली जाती है। जब वो आके एफिडेविट दे देता है जी मैंने करवा दिया सर्विस, तो ये समझा जाता है कि जी बिल्कुल सर्विस हो गई है, बिल्कुल सर्विस हो गई है। कोर्ट उसके बाद फिर वो एक्स पार्टी भी कर सकती है। कोर्ट एक्स पार्टी भी ये है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, सॉरी आपका ये 19 है, ठीक है, ये आर्डर 5 रूल 19 के कोर्ट इसको एग्जामिन करेगी, ठीक है, कि वेयर समन इज रिटर्न, ठीक हो गया, कहता है वेयर समन इज रिटर्न, समन इज रिटर्न अंडर रूल 17 द कोर्ट इफ रिटर्न नॉट बीन वेरीफाइड विद द एफिडेविट ऑफ सर्विंग ऑफिसर इफ ही हैज बीन सो वेरीफाइड, ये वही वर्डिंग है जो कि हम उधर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वेरीफाई करता है या वेरीफाई नहीं करता, ठीक है, एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन्ड बाय another court touching the his proceeding and may make such further inquiry as things fit and shall either declare the service as duly served or order as things fit। तो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी, एग्जामिन करके कोर्ट ने डिसाइड करना है, कोर्ट ने डिक्लेयर करना है कि क्या सर्विस हुई है या नहीं, क्या करेगी? कोर्ट शैल आइदर डिक्लेयर द सर्विस समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड और सच, बाकी कोई और दूसरा ऑर्डर, तो मतलब एग्जामिनेशन को करके इनको और उसका, ठीक है, एग्जामिन करके कोर्ट देखती है कि क्या सर्विस हुई है या नहीं, क्या सर्विस हुई है या नहीं। इसी तरह आपका जो मेरा ख्याल 74 है आपका सीआरपीसी का, वहां पे भी एग्जामिन किया जाता है कि जी क्या आपने सर्विस करवाई है या नहीं, क्या आपने सर्विस करवाई है या नहीं। अब इसको 5/5/19, ठीक है, 5/19 सीपीसी, और उसके बाद आपका 74
74 है आपका CRPC, उसमें भी यही बात करता है कि उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है भैया, कोर्ट ने डिसाइड करना है कि एफिडेविट के एग्जामिन एंड कोर्ट टचिंग दी सर्विस और नॉन सर्विस ऑफ समन। ठीक है, कोर्ट ने एग्जामिन करना है कि क्या वो सर्विस हुई है या नहीं। आगे कहता है जी, वेयर कोर्ट सी रीजन टू बिलीव दैट सच एविडेंस और सच प्रोडक्शन इज मटेरियल to that person and without lawful excuse fail to attend or produce the document compliance with the such summon or intentionally avoid service। या तो वो समन की कंप्लायंस नहीं कर रहा है, मतलब उसको समन हो गए नहीं आ रहा, या फिर वो समन लेने से अवॉइड कर रहा है, इंटेंशनल अवॉइड कर रहा है। ठीक है, जैसे इश्तिहार 87 का भी वो करते हैं, तो वो बताते हैं कि जी ये इंटेंशनली जो है वो वारंट एग्जीक्यूट करने से वो कंसील कर रहा है, अपने आप को कंसील कर रहा है ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पे वो इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है कि जी उसको समन सर्व ना हो। इट में इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेमेशन मतलब इश्तिहार 87 में भी यही वर्डिंग है, यहाँ पे भी बोलते हैं कि वो प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड टू गिव एविडेंस टू डॉक्यूमेंट एट द टाइम प्लेस नेम्ड देयर है। ठीक है, इश्तिहार दे देगी कि जी फलां टाइम फलां जगह पे आपने आके इतनी देर में एविडेंस देनी है। ठीक है, आप आके एविडेंस देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट उसको टाइम बताएगी। 87 जो है इश्तिहार 87 मतलब CRPC, उसमें तो इश्तिहार के लिए उन्होंने बता दिया कि जी 30 दिन का टाइम देगी कोर्ट, कि आज इश्तिहार है तो उसको कहा जाएगा कि 30 दिन के अंदर आप कोर्ट में आके पेश हों वो मुलजम के लिए। यहाँ पे उसको टाइम बताएगी कि जी रिक्वायर हिम टू गिव एविडेंस एट टाइम प्लेस नेम्ड देयर, और इश्तिहार में दिया होता है। अब समन मैं उधर आपको इश्तिहार दिखा सकता हूँ, लेकिन अब लेट हो जाएगा। एनीवे वो टाइम बताया जाएगा कि जी ऑन 30/3/2015। ठीक है, एट द कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर ए मिस्टर अली सिविल जज लाहौर। ठीक है, ये बताया जाएगा कि इस कोर्ट में आपने आके देना है। एंड कॉपी ऑफ सच प्रोक्लेमेशन शैल बी फिक्स्ड आउटर डोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउस ऑफ ऑर्डरी रिजाइड। जहाँ पे वो रहता है उसके एक कॉपी जो है इश्तिहार की, ठीक है, उसके घर के बाहर के दरवाजे में लगा दी जाएगी। ठीक है, घर के बाहर के दरवाजे में लगा दी जाएगी। आगे कहता है इन ल्यू ऑफ टाइम इशूइंग प्रोक्लेमेशन। अब जो टाइम लगा है इशूइंग प्रोक्लेमेशन और एट दी आफ्टर टाइम आफ्टर एट एनी टाइम आफ्टर दैट, ये इश्तिहार की बजाय या जब इश्तिहार हो गया उसके बाद, इश्तिहार हो गया उसके बाद, जैसे 30 दिन का इश्तिहार हुआ, 30 दिन का टाइम दिया गया कि इसमें पेश हो गए। अब इससे पहले या इस 30 दिन के बाद, ठीक है, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट इन लिeu और एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच वन और, ठीक है। अब कह रहा है कि जी इन लिeu ऑफ का मतलब प्रोक्लेमेशन के अलावा, प्रोक्लेमेशन नहीं करेगी वारंट कर देगी, या फिर प्रोक्लेमेशन करेगी और प्रोक्लेमेशन के साथ, या फिर प्रोक्लेमेशन हो गई प्रोक्लेमेशन के बाद, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, तीनों वो बता रहा है। ठीक है, कि प्रोक्लेमेशन ना करे वारंट भेज दे, प्रोक्लेमेशन करे सब वारंट भी भेज दे, और उसके बाद वो प्रोक्लेमेशन के साथ प्रोक्लेमेशन करे, प्रोक्लेमेशन के पीरियड जैसे 30 दिन है नहीं आता, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, इन अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेगी, डिस्क्रिप्शन कोर्ट क्या करेगी, अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेगी। डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि मैं इन डिस्क्रिप्शन इशू ऑफ वारंट, वारंट इशू कर सकती है। ठीक है, वारंट आइदर विद और विदाउट बेलेबल। ठीक है, अब विद बेल या विदाउट बेल, विद बेल का मतलब बेलेबल, ठीक है, और विदाउट का मतलब नॉन बेलेबल। विद बेल के मतलब बेल का होता है कि जी आप इतनी
अमाउंट आप आगे पेश कर दें, ठीक है। या आपका ये है विदाउट बेल, विद विदाउट बेल, ठीक है। ये आपका विद बेल आपका बेलेबल, और विदाउट बेल आपका इसका मतलब कहते हैं नॉन बेलेबल। जिसकी जमानत नहीं होती है, वो कोर्ट की मर्जी है, नॉन बेलेबल, ठीक है। फॉर द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन के जिसके वारंट, जिसको कोर्ट कह रही है कि ये आप आए और एविडेंस दें। दो में कहा गया था कोर्ट देखी थी कि वो उसके मतलब समन हो गया, फिर उसकी प्रोक्लेमेशन कर देगी। अब प्रोक्लेमेशन के बाद को या को प्रोक्लेमेशन छोड़ के, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो आपका 90 सेक्शन 90 है मेरा ख्याल, हाँ 90 है, 90 है। ये आपका 90 CRPC, 90 CRPC का भी वही कहता है कि जी कोर्ट जो है समन की बजाय वारंट कर सकती है, जब उसको लगता है कि जी ये पर्सन नहीं आएगा, ठीक है, ये पर्सन समन को अवॉइड ओबे नहीं करेगा, या ये पर्सन जुरिस्डिक्शन लीव कर देगा, तो कोर्ट समन की बजाय विटनेस को या किसी भी पर्सन को वो उसके समन की बजाय वारंट कर सकती है, ठीक है। तो वो उसको वारंट कर देगी बेलेबल या नॉन बेलेबल, विद बेल और विदाउट बेल, ठीक है। फॉर द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, ठीक है, जिसकी गवाही मतलूब है, जिसकी गवाही कोर्ट कहती है कि नेसेसरी है। ये पीछे देखें कि उसने वर्ड इस्तेमाल किया है कि जिसकी गवाही बहुत जरूरी है, वेयर द एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन इज मटीरियल, सच एविडेंस इज मटीरियल, कि वो एविडेंस या वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। जैसे पटवारी है, पटवारी को कह रहे हैं कि आप इंतकाल लेके आए, वो पटवारी साहब नहीं आ रहे, और वो इंतकाल का आना जरूरी है कैंसलेशन के सूर के लिए। या सेक्रेटरी को कहा गया कि जो सेक्रेटरी निकाहनामा लेके आए, ताकि हम देखेंगे कि यार ये डावर की अमाउंट ज्यादा लिखी गई है, ओरिजिनल ये थी, ठीक है, और ओरिजिनल थी 4 लाख, अब वो कह रहे हैं कि 40 लाख है, तो वो उधर से निकालनामा मंगवाएंगे सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी साहब नहीं आ रहे, तो अब कोर्ट को पता है कि ये उसकी एविडेंस बहुत जरूरी है, उस निकाहनामे को ले आना बहुत जरूरी है, तो उस सूरत में ये करेगी कि आपका उसके बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी फॉर द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन। कौन सा? सर जिसको यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। वो जिसको कहा गया है। जी मैडम। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे देखिए सीआरपीसी में जब 75 में इशू होता है वारंट, तो वहाँ पे ना 76 में बताया गया है 75 बिल्कुल। 75 जी, स्टार्ट और होते हैं, 70 जी स्टार्ट सर होते हैं वारंट। 76, हाँ सीआरपीसी का 76 ये कहता है सिक्योरिटी टू बी टेकन, हाँ ये बिल्कुल। जिसको वारंट इशू किए जाते हैं ना, तो उसको साथ में जो होता है, जो इशू कर रहा होता है वारंट, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो साथ में ये भी लिख देता है कि अगर वो बंदा सिक्योरिटी फर्निश कर देना इसके साथ, अगर वो बेलेबल वारंट है तो सिक्योरिटी अगर वो फर्निश कर देता है तो उसको अरेस्ट नहीं करना। फिर जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होता है, वो अगर सिक्योरिटी वो पर्सन उसको दे देता है, तो फिर उसको जो अपनी पेश होने के लिए, तो फिर उस वो जो वारंट होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, फिर वो सिक्योरिटी लेके वापस मैजिस्ट्रेट के पास आता है एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे भी सेम होगा सर कि अगर बेलेबल सेम वारंट सेम इशू हुआ है तो साथ में सेम सेम सेम। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, सेम ठीक है, सेम बिल्कुल सेम के। ठीक अब है। 76 बिल्कुल सही हवाला दिया मैडम। 76 में कोर्ट क्या करती है? कोर्ट एक तो अवेलेबल वारंट करती है, ठीक है। वारंट के साथ कोर्ट क्या करती है? कोर्ट उसको कह देती है, वो 76 की कैटेगरी पढ़े तो एक मतलब अमाउंट लिखती है कि कितनी के वारंट हैं, साथ वो लिख देती है आपका वारंट के साथ आपका लिखती है कि जी कितनी छोटी चाहिए, एक चाहिए छोटी, दो चाहिए, ठीक है, छोटी कितनी चाहिए, एक चाहिए या दो, वो भी सारा कोर्ट लिख देती है।
सिक्योरिटी होती है सर, उसमें अमाउंट सिक्योरिटी। ओके जी, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। मैं ये बार बार पेपर 3 ये समान एंड वारंट, ये देखें इस पे अब बेलेबल वारंट है, ठीक है। तो बेलेबल, ये बेलेबल वारंट है। मैं ये देखें, ये ऊपर उन्होंने लिख दिया कि बिलाजमानती वारंट, ठीक है, ये बिलाजमानती वारंट। और उसके बाद दूसरा है जी आपका, यहाँ पे है ये बिलाजमानती नहीं है, ये आपके बेलेबल है। बेलेबल है तो कोर्ट ने लिख दिया कि जी जमानती वारंट 20,000। अब जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो 20,000 देगा, तो उसको उससे वो 20,000 की श्योरिटी, मतलब जो कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे देगा, जामिन दे देगा, ठीक है। तो वो जो पर्सन जिसको एग्जीक्यूशन वारंट, मतलब वारंट इंटरेस्ट किए गए थे, वो पर्सन आके कोर्ट में दे देगा, उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि जी मैं फलां डेट पे कोर्ट में पेश हो जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपकी इश्तिहार, इश्तिहार का भी वो आखिर में कोर्ट लिख देती है टाइम के, ये टाइम है, इस टाइम तक आपने कोर्ट में पेश होना है, ठीक है। ये टाइम है, इस टाइम ये इश्तिहार है, ठीक है। तो उसको कहा गया कि जी आप विद इन 30 डेज, ठीक है, ये है विद इन 30 डेज आपने कोर्ट में